तो ये तो बात पाकिस्तान की सियासत की रही, लेकिन बात देश की सियासत की करें तो यहां पर तेजी से समीकरण बदल रहा है। लोकसभा का समीकरण बदलने वाला है, 24 में चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले राज्यसभा का समीकरण बदलने लग गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे लोकसभा से पहले राज्यसभा का समीकरण बदलने लग गया है। रायबरेली से कांग्रेस की मौजूदा लोकसभा सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन कर दिया। अब सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश को कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, क्या वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से पत्ता साफ हो गया है? डिटेल आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आज तब की है जब सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन किया, तो उस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे। लेकिन इस नामांकन के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है? सवाल क्या है, जल्दी से आपके सामने लेकर आते हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सोनिया की हार होती है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और अब वो राज्यसभा जा रही हैं। क्या राज्यसभा के जरिए सोनिया गांधी सेफ मोड में जाना चाहती है? रायबरेली से प्रियंका को क्या चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है, इसलिए रायबरेली की सीट खाली की गई है? क्या कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया की सम्मानजनक विदाई हो? क्या कांग्रेस पर सोनिया का यह फैसला असर डालने वाला है? यह भी सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे, लेकिन पहले सुनिए बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले पर किस तरह से तंज किया। उनको हवा का रुख पता चल गया है कि देखिए रायबरेली में भी वो सीट हारने वाले हैं, तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से तोड़ दिए। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। यूपी में 80 का 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इसीलिए सोनिया जी राज्यसभा में गई। अभी तो सोनिया गांधी जी गई है, कुछ दिन के बाद राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट हार जाती। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना भी बहुत जरूरी है। जल्दी से कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि आखिर किस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिमटती चली गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती थी। अब 21 में से 18 सीटें बीजेपी के पास है, एक सपा और बसपा के पास है। 2019 में कांग्रेस इनमें से रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। 2019 में ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 80 में से सिर्फ एक सीट बची है उत्तर प्रदेश की, और शायद इसलिए कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा हो कि इस बार की चुनावी मैदान में अगर उतरे तो राम नाम की लहर में रायबरेली की सीट भी गई। अब राजस्थान से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेताओं ने क्या दलील रखी है, वो भी आपको सुनवाता हूं। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे कि सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। सोनिया गांधी जी का बहुत लंबा कार्यकाल रहा है एज कांग्रेस अध्यक्ष, और हमारे प्रदेश से वो सांसद बन के जाती हैं, तो हर कांग्रेसी के अंदर और राजस्थान की जनता के अंदर बहुत खुशी है, और उनके आने से हमें बहुत मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के नेता अपने नेता को डिफेंड कर रहे हैं, जो बात ठीक भी है, लेकिन सच तो यह है कि उत्तर भारत में लगातार कांग्रेस का वोट बैंक कम हुआ है। दूसरी ओर एनडीए का कुनबा बढ़ा है। 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार से नीतीश कुमार, महाराष्ट्र से अजीत पवार के एनडीए में आने के बाद सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। इस समय राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 239 है, जिनमें से बीजेपी 93 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं अगर पूरे एनडीए कुनबे की बात करें तो यहां 114 एनडीए के सांसद हैं। कांग्रेस 30 सदस्यों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले 56 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को बिहार और महाराष्ट्र में 6 एक्स्ट्रा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी कि एनडीए और ज्यादा मजबूत राज्यसभा में होती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 6 सीटें एक्स्ट्रा बीजेपी को कैसे मिलेंगी? दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं। यहां राज्यसभा की एक सीट के लिए 42 विधायक चाहिए, और अभी एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के आने के बाद एनडीए के खाते में 5 सीटें आनी तो तय मानी जा रही हैं। इसी तरह बिहार से 6 सीटें खाली हो रही हैं, और यहां नीतीश के आने से एनडीए के 3 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तय है। ओडिशा में भी बीजेपी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया, लेकिन यहां सिर्फ बीजेपी के पास 22 विधायक हैं, जबकि समर्थन के लिए 38 विधायक चाहिए। ऐसे में रेल मंत्री को उम्मीदवार बनाने से
बीजेडी का समर्थन मिल गया है और अश्विनी वैष्णव का रास्ता साफ है। इसी तरह यूपी में भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल किया है। आज बीजेपी के 7 कैंडिडेट ने नामांकन किया, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत, साधना सिंह, नवीन जैन जैसे नेता शामिल थे। सुधांशु त्रिवेदी को दूसरी बार मौका देने के पीछे बीजेपी का ब्राह्मण मैनेजमेंट है। इसी तरह आरपीएन सिंह के जरिए पूर्वांचल साधने की कवायद है। अमरपाल सिंह पिछड़ी जाति से आते हैं। 3 बार के सांसद चौधरी तेजवीर को उनके जरिए जाट वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कुनबा क्या कहता है? एक तरफ मैंने आपको भी पूरी डिटेलिंग बताई, विपक्ष का राज्यसभा चुनाव में क्या होने वाला है। विपक्षी कुनबा बिखर रहा है। अखिलेश यादव के साइकिल से जयंत चौधरी उतर चुके हैं। वहीं टिकट ना मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उधर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी समाजवादी पार्टी